गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सपनों के से दिन पढ़ा रही थी। आप लोग को बात है कि फिर से एक बार मैम पढ़ा दीजिए। तो फिर आज मैं सपनों के से दिन शुरू कर रही हूँ। गुरुदयाल सिंह ने लिखा है, इनका जन्म 10 जनवरी 1933 को उनको नानका गांव भैनी फत्ता जिला बरनाला में हुआ था। पिता का नाम जगत सिंह, माता का निहाल कौर था। पंजाब के जैतो गांव के रहने वाले थे। 3 भाई 1 बहन। घरेलू कारणों की वजह से उन बचपन में पढ़ाई छोड़ दी। पुश्तैनी बढ़ई, मैंने उनके पिताजी बढ़ई कारपेंटर का काम करते तो वो भी करना शुरू कर दिया। बाद में कड़ी मेहनत करके उस शिक्षा हासिल करके यूनिवर्सिटी में प्राध्यापक बन गए। उनका बलवंत कौर के साथ विवाह हुआ। उनके घर एक बेटा और एक बेटी हुई। ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता श्री गुरदयाल सिंह का 16 अगस्त 2016 को निधन हो गया। 16 अगस्त 2016 को। अब सपनों को ऐसे दिन चैप्टर इसलिए नाम है कि बचपन के दिनों का लेखक ने इस चैप्टर में चित्रण किया है बचपन के दिनों का। क्योंकि बचपन के दिन क्या है, बचपन के दिन बहुत ही इंटरेस्टिंग, रुचिकर होते हैं। वो सपनों जैसे होते हैं। जिससे आप लोग भी बड़े हो जाओगे तो अपने छोटे में क्या क्या किया वो सब दिन को याद करोगे। बचपन के दिनों को सपने के से दिन का नाम दिया है। लेखक बता रहे हैं कि मेरे साथ खेलने वाले सभी बच्चों का हाल एक सा होता था। गुरदयाल सिंह के साथ जो भी बच्चे खेलते थे उन सब, क्योंकि वो लोग बहुत गरीब परिवार के थे ना, तो उनके एक ही हाल होता था। नंगे पाँव चलते थे, फटी मैली सी कच्ची होती थी। मैंने वो जो हाँ पैंट उनका होता था फटा मैला सा, टूटे बटन वाले, कई जगह से फटे कुर्ते और बिखरे बाल। टूटे बटन वाले कई जगह से टूटा बटन होता था, कुर्ते फटे होते थे, उनके बिखरे बाल होते। जब लकड़ी के ढेर पर चढ़कर खेलते, नीचे को भागते तो गिरकर कई तो कहाँ जाने कहाँ कहाँ चोट खा लेते और पहले ही फटे पुराने कुर्ते तार तार हो जाते। मैंने लकड़ी का ढेर लगाया हुआ रहता था, उस पर चढ़ के वो लोग कूदते थे मज़ा करने के लिए, और नीचे भागते थे, नीचे भाग के फिर कूदते थे तो बहुत चोट भी लगती थी। और पहले से ही उनके कुर्ते फटे पुराने होते थे और भी फट जाते थे। धूल भरे कई जगह से छिले पाँव पिंडलियाँ या लहू के ऊपर जमी रेत मिट्टी से लथपथ घुटने लेकर जाते तो सभी की माँ बहनें उन पर तरस खाने की जगह और पिटा। मैंने कितना क्या होता था, गिरते पड़ते थे, चोट लग जाती थी। चोट लगने के बाद उनका पाँव छिल जाता था। पिंडलियाँ घुटना और टखना के बीच का मांसल भाग जो पीछे का होता है ना, गुद्देदार जो भाग होता है उसको बोलते हैं पिंडली बोलते हैं वो। या उसके ऊपर लहू, उसके ऊपर रेत मिट्टी जम जाती थी, खून लग जाता था और वैसे कटे फटे घुटने लेके घर जाते तो माँ बहन कोई सिंपैथी नहीं जताती थी और उन पर उनकी पिटाई करती थी। कई कोई बाप बड़े गुस्सैल थे, पिटने लगते तो या ध्यान भी नहीं रखते कि छोटे बच्चे के नाक मुंह से लहू बहने लगा या उसे कहाँ चोट लगी है। परंतु इतनी बुरी पिटाई होने पर भी दूसरे दिन फिर खेलने चले। मैंने कईयों के, बहुतों के बाप जो है ना बहुत गुस्सैल थे, गुस्से वाले थे, पीटने लगते थे इतना कि उनको ध्यान नहीं रहता था। बहुत मारते थे कि छोटे बच्चों को नाक मुंह से खून निकलने लगता है, उनका हाथ चोट लगती है। परंतु इतनी बुरी, मैंने इतना पिताजी लोग मारते थे, इतनी बुरी पिटाई होती थी। इतनी बुरी पिटाई होने के बाद दूसरे दिन फिर खेलने चले आते। यह बात तो तब ठीक से समझ आई जब स्कूल अध्यापक बनने के लिए एक ट्रेनिंग करने गया और वहाँ बाल मनोविज्ञान का एक विषय पढ़ा। ऐसी बातों के बारे में तभी जान पाया कि बच्चों को खेलना क्यों इतना अच्छा लगता है, कि बुरी तरह पिटाई होने पर भी फिर खेलने चले। ये बचपन में खेलने चले जाते थे, पिटाते थे बच्चे, ये लोग सब फ्रेंड जो थे मार खाते थे, फिर से खेलने चले आते थे। वो बात तो उनको उस समय समझ में नहीं आई थी। जब स्कूल अध्यापक बनने के लिए बीएड का प्रशिक्षण लेने गए, ट्रेनिंग करने गए, तब वहाँ बाल मनोविज्ञान, मैंने बच्चों के मन का विज्ञान, बच्चों के मन की जानकारी मिली। तब वो जो है ना चाइल्ड साइकोलॉजी ऐसा विषय पढ़ा जिसमें बच्चों का मनोविज्ञान जाना जाता है। तभी उनको ये समझ में आया कि बच्चों को खेलना इतना अच्छा क्यों लगता है, इतना मार खाने के बावजूद वो फिर से खेलने क्यों चले जाते हैं। मेरे साथ खेलने वाले अधिकतर साथी हमारे जैसे के परिवारों से हुआ करते थे। सारे मोहल्ले में बहुत परिवार तो हमारी तरह आसपास के गांवों से ही आकर बसे थे। 2-3 घर साथ ही उजड़ी सी गली में रहने वाले लोग। मैंने कह रहे कि उसके साथ, लेखक के साथ जितने भी खेलने वाले इनके दोस्त थे, इन्हीं के जैसे गरीब परिवार के थे। सारे मोहल्ले में, मैंने पूरा मोहल्ला में क्या होता था, बहुत परिवार तो हमारी तरह, मैंने उन्हीं की तरह बहुत सारा परिवार उनका मोहल्ला में था जो उन्हीं की तरह के आसपास के गांवों से आकर बसे थे। 2-3 घर साथ ही उजड़ी सी गली में रहने वाले लोगों के तो, मैंने साथ में जो 2-3 घर था, उजड़ी सी गली थी, मैंने उन लोगों का घर भी ठीक ठाक नहीं था, सब बच्चे गरीब परिवार के थे।
हमारे सभी की आदतें भी कुछ मिलती जुलती थी। उनमें से अधिक तो स्कूल जाते ही न थे, जो कभी गए भी तो पढ़ाई में रुचि न होने के कारण किसी दिन बस्ता तालाब में फेंक आए, फिर स्कूल गए ही नहीं। नहीं माँ बाप ने ज़बरदस्ती, माने कि हमारे सभी की आदतें, माने सब फ्रेंड, सब दोस्तों की आदतें जो थी, जो इनके साथ पढ़ते थे, वो सारे दोस्त की आदत एक जैसी थी। क्यों एक जैसी थी कि अधिक ज़्यादातर तो बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, जो कभी कोई जाते भी थे तो पढ़ाई में रुचि नहीं, इंटरेस्ट नहीं होने के कारण बस्ता क्या करते थे, स्कूल का बैग वैग तालाब में फेंक आते थे। और फिर उसके बाद वो स्कूल नहीं जाते थे क्योंकि माँ के बाप के पास पैसा नहीं था, तो फिर से बस्ता कहाँ से खरीदते, बस्ता मतलब बैग। और उसके बाद से अगर खरीदते भी न बाप ने और माँ बाप ने ज़बरदस्ती भेजने का कोशिश भी नहीं किया। तो बोले कि बहुत सारे एक जैसे मिलता था, कोई कोई क्या करता था कि पढ़ने ही नहीं जाता था, जाता था तो बस्ता तालाब में फेंक आता था। तो फिर से क्या था कि वो पेरेंट को भी उतनी चिंता नहीं रहती थी कि बच्चों को पढ़ाना, पैसे भी नहीं होते थे। यहाँ तक कि परचूनिए परचूनिए मैंने राशन की दुकान वाला और आढ़तिए, आढ़तिए मैंने आढ़तिए उसको बोलते हैं जो किसान को फसल खरीदता और बेचता है। तो परचूनिए और आढ़तियों भी अपने बच्चों को स्कूल भेजना ज़रूरी नहीं समझते थे। कभी किसी स्कूल अध्यापक से बात होती तो कहते, मास्टर जी हमने इसे क्या तहसीलदार लगवाना है। मैंने परचूनिया मतलब होता है राशन की दुकान वाले, आढ़तिये मैंने किसान को फसलों, मैंने होल सेलर जो इसको बोलते हैं उसको आढ़तिये बोलते हैं। अपने बच्चों को स्कूल भेजना ज़रूरी वो भी नहीं समझते थे। कभी किसी स्कूल का टीचर ने से बात होती थी तो कहते थे कि मास्टर जी क्या हम इसे में से तहसीलदार तो नहीं बनाना है ना, इसे तो कुछ बनाना नहीं है, हमारा दुकान ही चलाएगा। थोड़ा बड़ा हो जाए तो पंडित घनश्याम दास जी से लंडे पढ़वा कर दुकान पर बहियाँ लिखने लगेंगे। पंडित के 6-8 महीने में लंडे लंडे और मुनीमी का सभी काम सिखा देगा। वह तो अभी तक अलिफ जीम च भी नहीं जा, मैंने कह रहे कि इसमें हमको तो तहसीलदार नहीं बनाना है, थोड़ा बड़ा हो जाए तो पंडित घनश्याम दास जी से लंडे, एक जो है ना पंजाबी में एक तरीका है हिसाब किताब लिखने का तरीका पंजाबी में, उसको तो लोग पंजाब के थे, तो वो बोले कि इस तरह ये खाता बही लिखने का जो विद्या है वो घनश्याम दास जी से सिखा देंगे। 6 महीने में वो सभी सीख चीज़ 6-8 महीने में सीख लेंगे। और यहाँ स्कूल तो जा रहे हैं तो अली बे जिम च, मैंने अभी तो अली बे मैंने कखा गगा जैसे उर्दू का अली बे वो भी नहीं सीख पाया है। हमारे आधे से अधिक साथी राजस्थान या हरियाणा से आकर मंडी में व्यापार या दुकानदारी करने आए परिवारों से थे। जब बहुत छोटे थे तो उनकी बोली कम समझ पाते, उनके कुछ शब्द सुनकर हंसी आने लगती, परंतु खेलते ही सभी एक दूसरे की बात खूब अच्छी तरह समझ लेते। बोले कि हमारे आधे से अधिक साथी, मैंने ज़्यादातर लेखक के आधे साथी आधे से राजस्थान से थे, हरियाणा से थे, मंडी में व्यापार और दुकानदारी करने आए परिवार। मैंने उन लोग के पिताजी राजस्थान हरियाणा से पंजाब दुकानदारी करने के लिए मंडी में आए थे, उन परिवार थे। जब बहुत छोटे थे, लेखक बहुत छोटा था तो उनकी बोली नहीं समझ पाता था, उनके शब्द सुनकर हंसी आने लगी, परंतु खेलते खेलते उन सब की बात उनको अच्छे से समझ है, माने कि साथ साथ खेलते खेलते उनकी बात को समझने लगे थे। कुछ अपने माँ बाप के साथ जैसा भी था काम करने लगे। बचपन में घास अधिक हरी है, फूलों की सुगंध अधिक मनमोहक लगती है। यह शब्द शायद आधी शती पहले किसी ने पुस्तक में पढ़े थे, परंतु आज तक याद है। याद रहने का कारण यह है कि वाक्य बचपन की भावनाओं सोच समझ के अनुकूल होता है। मैंने कह रहा है कि कुछ अपने माँ बाप के साथ वो जो थे वो पता वो लोग जो है ना काम करने लगे। और बोला जाता है, लेखक बता रहा है कि बचपन में जो है ना घास अधिक प्रिय लगती है और घास अधिक हरी और फूलों की सुगंध, फूल की सुगंध बहुत, मैंने बचपन में कुछ भी अच्छा अच्छा लगता है। यह शब्द मैंने किसी भी 50 साल पहले किसी भी पुस्तक में नहीं है, परंतु आज तक मैंने अभी तक की बात याद है। याद रहने का मैंने कि बचपन की जो भी चीज़ें अभी तक लेखक को याद है कि घास अधिक प्रिय, मैंने जो भी चीज़ होता है जो प्राकृतिक चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि उसमें कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता है, इसलिए अच्छी लगती है। परंतु स्कूल के अंदर जाने के रास्ते के दोनों ओर जो अलियार के बड़े बड़े ढंग से कटे छाटे झाड़ उगे थे, उनके नीम और पत्तों जैसी पत्तों की महक आज तक भी आंख मूंद कर महसूस,
मैंने कह रहे कि स्कूल के अंदर रास्ते में जो जाते थे, मैंने गली की तरह उस सीधा लंबा सा रास्ता था उनका स्कूल के अंदर अलियार के बड़े ढंग से कटे चढ़े झाड़। मैंने वहाँ पे क्या हुआ था, वो गली लंबा सीधा रास्ता था, बड़े ढंग से झाड़ी उगे हुए थे, बहुत सारे कटे छटे झाड़ी थे, जिनको ये लोग क्या कहते थे, डंडिया कहते थे, जिनको ये लोग डंडी नाम से पुकारते थे। उन झाड़ियों के नीम जैसी पत्ती होती थी, और नीम जैसे पत्तों की महक लेखक आज भी आंख मूंद कर आंख बंद करके महसूस करता है। उन दिनों स्कूल की छोटी क्यारियों में, मैंने उन समय क्या होता था कि छोटी क्यारी, स्कूल में छोटी क्यारी होती थी, फूल भी कई तरह उगाए जाते थे, जिनमें गुलाब, गेंदा, मोतिया की दूध सी सफ़ेद कलियां भी हुआ करती। ये कलियां इतनी सुंदर और खुशबूदार होती थी कि हम चंदू चपरासी से आंख बचाकर कभी कभार एक दो तोड़। मैंने उन समय स्कूल की बात है, बचपन की याद करा लेकर कि छोटी छोटी क्यारियों में फूल कई तरह के फूल उगते थे, जिनमें गेंदा, गुलाब, मोतिया की दूध सफ़ेद सी कलियां हुई रहती थी। और कलियां हुई, ये कलियां मने बहुत सुंदर, बहुत खुशबूदार होती थी। जब चंदू चपरासी प्योन इधर उधर होता था तो लोग आंख बचाकर कभी कभी एक दो तोड़ लिया करते थे। उनकी बहुत तेज सुगंध आज भी, मैंने जो इतने सारे गेंदा, गुलाब, बहुत सारे जो स्कूल में पेड़ थे, पौधे थे फूलों के, वो सुगंध लेखक आज भी महसूस करता है, परंतु यह याद नहीं कि उन्हें तोड़कर कुछ देर सूंघ कर फिर क्या किया करते थे। बोले कि बहुत तेज सुगंध आज भी लेखक महसूस करता है, लेकिन उनको याद नहीं है कि वो उन्हें तोड़कर कुछ सूंघ कर क्या करते थे। बोले शायद जेब में डाल लेते माँ उसे धोने के समय। यानी क्या करते थे, उस जेब में डाल लेते थे फूलों को, माँ उनको धोने के समय बाहर फेंक देती थी, कपड़े जब धोती थी, या स्कूल के बाहर या आते समय बकरी के मेमनों में, बकरी के बच्चे के जैसे उस फूल को लोग खा जाया करते थे, ऐसा भी करते थे। जब अगली श्रेणी में दाखिल होते तो एक और बहुत बड़े सयाने होने का एहसास से उत्साहित भी होते, परंतु दूसरी ओर नई पुरानी किताबों कॉपियों से जाने कैसी वास आती कि उन्हीं मास्टरों के डर से कांपने लगते जो पिछली श्रेणी में पढ़ा। मैंने बोला कि अगली कक्षा, आगे के क्लास में जाते तो एक और अपने आप को खुद अच्छा लगता कि हम बहुत बड़े हो गए हैं, बहुत समझदार हो गए हैं, और ये अपने आप मन को समझदार सोच के, बड़ा सोच के अपना मन उनका उत्साहित भी होता था। परंतु दूसरा और क्या होता था, नई पुरानी कॉपियों किताबों के जाने कैसी वास आती थी। मैंने एक तरह से तो बहुत खुश होता था, मन उत्साहित होता था। उसके बाद दूसरी तरफ नई पुरानी जो कॉपियों किताब मिलती थी उनसे उनको बहुत स्मेल आता था, बदबू आता था, कि उन्हीं मास्टरों के डर से कांपने लगते। फिर वो भी सोचते कि पिछले साल जो टीचर पढ़ाए वही टीचर पढ़ाएंगे, कैसे मारते थे, उनका मार सोच के ही उनका मन भयभीत हो जाता था, मन कांपने लगता था। तब स्कूल में शुरू साल में 1-1.5 महीना पढ़ा, मैंने उस समय फिर 1.5-2 महीने की छुट्टियां शुरू हो जाया करती थी। अब तक तो अच्छी तरह याद है कि ये छुट्टियों के पहले और आखिरी दिनों का फर्क था। बोले कि तब स्कूल में क्या होता था, शुरू जब स्कूल लगता था सेशन ब्रेक के बाद, तो 1-1.5 महीना ही स्कूल में पढ़ाई हुआ करती थी, फिर 1.5-2 महीने के लिए समर वेकेशन, गर्मी की छुट्टियां हो जाया करती थी। अब तक जो बात अच्छी तरह याद है वो छुट्टियों के पहले और आखिरी दिन, मैंने अभी तक जो बात बहुत अच्छे से याद है, छुट्टी का पहले और आखिरी दिन का बात है कि पहला दिन और आखिरी दिन में क्या फ़र्क होता था। पहले 2-3 सप्ताह खूब खेल कूद हुआ करती थी। हर साल की ही माँ के साथ ननिहाल चले जाते, वहाँ नानी खूब दूध दही मक्खन खिलाती, बहुत प्यार करती। मैंने स्कूल का छुट्टी जब होता तो पहले 2 सप्ताह 2-1.5-2 महीने की छुट्टी होती थी, 2-3 सप्ताह वो लोग नानी के घर चल देते थे, और खूब 2-3 सप्ताह खूब खेल कूद करते थे। हर साल माँ के साथ नानी के घर चले जाते। नानी वहाँ पे क्या करती, बहुत प्यार करती थी, बहुत दूध दही मक्खन खिलाती थी। छोटा सा पिछड़ा गांव था, परंतु तालाब हमारी मंडी के तालाब जितना बड़ा था। दोपहर तक तो उस तालाब में नहाते, फिर नानी से जो जी में आता। मैंने कह रहे कि उनका जो नानी का गांव था वो छोटा सा गांव था, पिछड़ा गांव था। पिछड़ा मने डेवलप गांव नहीं था, उतनी गांव में उन्नति नहीं हुई थी। और परंतु तालाब जो था नानी के गांव का, वो इनकी मंडी, माने ये शहर में रहते थे, इनके शहर में जैसा तालाब था उतना ही बड़ा था। दोपहर तक उस तालाब में नहाते, फिर नानी से जो जी में मांग कर खाने लगते। दोपहर तक के लोग क्या करते, तालाब में नहाते थे और नानी से जो मन करता था, जो अच्छा लगता था मांग के खाते। नानी हमारे बोलने के ढंग या काम कम खाने के कारण बहुत खुश होती, अपने पोतों को हमारी तरह बोलने और खाने
मैंने कहने का मतलब कि लेखक बहुत तहजीब वाले थे, डिसिप्लिन थे, बिहेवियर अच्छा था, व्यवहार अच्छा था, बोलने का तरीका अच्छा था, बड़े से कैसे बातें किया जाता है, बड़े से कैसे पेश आया जाता है, इसलिए नानी जी उनके बोलने के ढंग काम करने के कारण बहुत खुश होती थी। और अपने पोतों से, मैंने उनके बेटे के जो बेटो थे उनसे मैंने इन लोग के समान, लेखक के समान बोलने को कहती है। खाने पीने, मैंने खाने पीने का ढंग लेखक अच्छा, तो मैंने वो कोई चीज़ बर्बाद नहीं करते थे, जितना लेते थे वो अच्छी तरह खाते थे, तो खाने पीने का ढंग अच्छा था, इसीलिए पोते से कहती थी अपने पोते पोतियों से कि इनकी तरह खाए। और जिस साल ननिहाल ना जा पाते उस साल भी अपने घर से थोड़ा बाहर तालाब पर चले जाते, कपड़े उतार कर पानी में कूद जाते और कुछ समय बाद भागते हुए एक रेतीले टीले पर जाकर रेत के ऊपर लेटने लगते। मैंने कह रहे हैं लेखक कि हर साल जरूरी नहीं ननिहाल जाते, जिस साल नानी के घर नहीं जाते उस साल ये क्या करते थे, अपने घर से थोड़ा बाहर, मैंने इनका जहाँ घर मंडी में था वहाँ थोड़ा बाहर तालाब था, वो तालाब पे चले जाते थे, कपड़े उतार देते थे, पानी में कूद जाते थे और कुछ समय बाद कपड़े उतार के पानी में कूदते थे, कुछ समय बाद भागते हुए मैंने जाते थे एक रेतीले टीले पर जाकर, मैंने बालू के टीले पर ऊंचाई पर जाकर बैठ जाते थे, थोड़ी देर में रेत में लेटने लगते थे। इस प्रकार बेटा आज यहीं तक। कल में देखिए गांव का सीन है, यहाँ पे कैसे पानी में वो लोग कूदते हैं, कूद के फिर जाके रेत में ये करते हैं, गांव का तालाब का सीन है इस तरह का। अब मैं और बाकी कल पढ़ाऊँगी। धन्यवाद बेटा, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, थोड़ा